ओके गाइस, तो आज जो हम प्रैक्टिस करेंगे उसका नाम है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। यानी हम जीएसटी के अंदर किसी भी कंपनीज को या किसी भी एंटिटी को कैसे हम रजिस्टर करेंगे एंड उसके लिए एक्ट में कौन कौन से सेक्शंस गिवन है, ये सारी बातें हम आज समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए जो आपको सेक्शन रेफर करना है वो है आपका सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 30 तक। यानी सारी की सारी बातें जो एक्ट में करी गई हैं अबाउट द रजिस्ट्रेशन, वो सारी बातें सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 30 तक करी गई हैं। तो आपको इन सेक्शन पे फोकस करना है अपना, और उसके बाद आपका टॉपिक जीएसटी रजिस्ट्रेशन के सारे डाउट्स सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम आगे मूव करते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि किस सेक्शन में क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, लाइक सेक्शन 22 क्या बोलता है, सेक्शन 23 क्या बोलता है, फिर हम उसके अंदर सेक्शन के अंदर क्या रूल्स लिखे हुए हैं वो सारी बातें करेंगे भी। तो आगे बढ़ते हैं इसको मैं। ओके, अच्छा दोस्तों, नंबर एक चीज़, ये जो मेरी पीपीडीज है ये आपको मेरे गूगल ड्राइव पे मिल जाएंगे। वहाँ पर ध्यान से देखना, आपके पास दो फाइल्स होंगी, एक तो जीएसटी वीडियो के नाम से, जीएसटी वीडियो के नाम से, और एक में लिखा होगा जीएसटी फाइल। ठीक है, तो दोस्तों मेरी जितनी भी फाइल्स होती हैं, चाहे पीपीडीज की हो, पीडीएफ की हो, अगर उनमें पासवर्ड मिल रहा है आपको तो पासवर्ड में कैपिटल लेटर में आप RAJ और JHA डालना आप। ठीक है, और इसके बाद भी अगर पासवर्ड पूछता है वो मॉडिफाई करने के लिए, तो वहाँ पे ऑप्शन दिखेगा आपको रीड ओनली का, उस पर क्लिक कर देना। यानी कि अगर कोई भी मेरी फाइल्स खोलते हो आप, PPT या MS वर्ड, वहाँ पासवर्ड पूछ रहा है आपसे, तो पासवर्ड डालो आप RAJ JHA। अगर फाइल खुल गई तो वेल एंड गुड, अगर फाइल तब भी दोबारा पासवर्ड मांग रही है, पासवर्ड डालने के बाद भी पासवर्ड मांग रही है, तो ध्यान से देखना, उसमें पासवर्ड के बगल में ऑप्शन होगा रीड ओनली, उस पर क्लिक करना, फाइल ओपन हो जाएगी आपकी। ओके, एंड वीडियोस के लिए दोस्तों आप सबको अपनी मशीन आईडी मुझे मेल करनी है, मशीन आईडी, और इसके थ्रू आपको मैं पासवर्ड दूंगा, उस पासवर्ड के थ्रू आपको वीडियो चलेंगी। ठीक है, हर वीडियो आपकी 3 बार चलेंगी, यानी कोई सी वीडियो प्ले करो आप, मैक्सिमम 3 बार चलती है, या फिर 1 ईयर, विच एवर इज अर्लियर। 1 साल तक की वैलिडिटी होती है हमारी वीडियोस की। तो ये पॉइंट्स आपको मैं पहले क्लियर करता हूँ। कई बार बच्चे क्या करते हैं, वीडियो प्ले किया और बंद कर दिया, तो बच्चों एक काउंट हो जाएगा। सो बी केयरफुल वाइल यूजिंग माई वीडियोस। ओके, तो यहाँ पे देखिए सेक्शन 22 से लेकर 30 तक की सारी बातें मैंने आपको 1 पेज में डाल दी है कि सेक्शन 22 क्या बोलता है, 23 क्या बोल रहा है, 24 में क्या कही गई बातें हैं। तो देखो यार, अगर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन समझना है तो सेक्शन 22 में लिखा गया है पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी कौन कौन से पर्सन लायबल होंगे जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। ओके, सेक्शन 22 में लिखा हुआ है पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी किन पर्सन की लाइबिलिटी आएगी किसके लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, फॉर जीएसटी। ओके, 23 क्या बोल रहा है, पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, कौन कौन से पर्सन सर नहीं लायबल होंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, गवर्नमेंट ने ये बता दिया आपको। 24 में लिखी गई बातें हैं कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, मतलब क्या, इन एंटिटीज को, इन सप्लायर्स को तो कंपलसरी अप्लाई करना है। ठीक है, तो हम कंपलसरी वाले पढ़ेंगे, कौन कौन से पर्सन होंगे, एंटिटी होगी। फिर लिखा है 25 के अंदर क्या, प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं आपने रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। फिर लिखा है 26 के अंदर क्या, डीम्ड रजिस्ट्रेशन। डीम्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, डीम्ड मतलब होता है हमारा कि हम ऐसा एज्यूम कर लेंगे, ये एज्यूम हो जाए, एज्यूम्ड है। ठीक है, डीम्ड मतलब मान लेना। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि आप रजिस्टर्ड हो, या क्या मान लेंगे वो हम पढ़ेंगे सेशन के अंदर। ठीक है, 27 के अंदर लिखा हुआ है स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू नॉन रेजिडेंट एंड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। मतलब क्या है कि इसको अगर मैं सिंपलीफाई करूँ आपके लिए, तो कुछ तो स्पेशल प्रोविजंस हैं किसके लिए, नॉन रेजिडेंट के लिए और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए। हाँ, डाउट आएंगे बिल्कुल यार भी कि नॉन रेजिडेंट क्या होते हैं और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होते हैं, और साथ में इनके लिए क्या स्पेशल प्रोविजन है। तो अभी आपको मैंने बताया कि मैं हर एक एक्ट के अंदर जाके पढ़ाऊंगा, आपको तो सेक्शंस के अंदर पढ़ाऊंगा कि किस सेक्शन में क्या क्या लिखा हुआ है। जब हम 27 पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं समझाऊंगा आपको कैजुअल कौन होते हैं और नॉन रेजिडेंट कौन होते हैं, एंड इनके लिए क्या क्या गवर्नमेंट ने स्पेशल प्रोविजन निकाले हैं वो भी समझेंगे हम। ओके, अभी हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं इन सेक्शंस का। नाउ अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपको कुछ चेंज करवाना है तो 28 के अंदर बातें लिखी हुई है। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन,
जब कैंसिल करवाना हो तो उसके लिए 29 फॉलो करना है हमें। और रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन मतलब कैंसिलेशन आपका रिवोक हो जाएगा, हट जाएगा किसके थ्रू, सेक्शन 30 में जो बातें लिखी हैं उसके अकॉर्डिंग। तो दोस्तों ये सारी बातें हम फॉलो करेंगे एक एक करके, ठीक है। हम अपनी क्लास आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम सेक्शन पिक करेंगे, सेक्शन 22 पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। मतलब गवर्नमेंट ने एक्ट में किस किस पर्सन को लायबल बनाया है, लाइबिलिटी दी है कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। देखते हैं उसको आगे। सेक्शन 22, जैसे कि मैंने कहा कि मैं हर सेक्शन को अभी या फिर खोल के आपके सामने रख दूंगा, ठीक है। जैसे कि देखो सेक्शन 22 में लिखा है दोस्तों पर्सन्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। इसके अंदर पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट यानी कौन, एवरी सप्लायर। दोस्तों यहाँ पे वर्ड पे ध्यान देना, सारे वर्ड्स हम हर एक वर्ड का ऑपरेशन करेंगे बैठ के यहाँ पे। एवरी सप्लायर, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे सप्लायर वर्ड क्लियर होना चाहिए। दूसरा, शैल बी लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स फ्रॉम वेयर ही मेक्स अ टैक्सेबल सप्लाई of goods or services or both if his aggregate turnover in a financial year exceeds 20 lakh rupees। ओके, कहने के लिए तो हमने 1 पॉइंट पढ़ लिया, बट अभी हमें इस वर्ड्स के मतलब समझने हैं। चलो इनको आगे फॉलो करते हैं। तो हमने पहला वर्ड पढ़ा था एवरी सप्लायर। अब यहाँ पे हमें समझना होगा कि सप्लायर का मतलब क्या होता है, ओके। फिर टैक्सेबल सप्लाई पढ़ी हमने, एग्रीगेट टर्नओवर देखा हमने। इन सभी वर्ड्स का मतलब हम समझेंगे, ठीक है। देखते हैं। देखो अगर मैं बात करूं जीएसटी से पहले, मतलब क्या, जीएसटी कब आया हमारा, 1 जुलाई। एक जुलाई 17 से पहले जो हमारे पास पर्सन्स थे, कंपनीज थी, वो कैसी थी, या तो कंपनी थी आपकी मैन्युफैक्चरिंग, या कंपनी थी क्या आपकी सर्विस प्रोवाइडर थे, या फिर कंपनी ट्रेडर थे यानी कि डीलर। देखो 3 सेक्टर मोस्टली होते हैं, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ बिफोर जीएसटी यानी बिफोर दिस डेट, ओके। या तो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग होती थी यानी प्रोडक्शन हाउस, या फिर कंपनी होती थी सर्विस प्रोवाइडर, या फिर कंपनी होती थी ट्रेडर। ये क्या करते हैं, ये गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, ये अपनी सर्विस रेंडर करते हैं, और ये सेल परचेज करते हैं। कहीं से माल परचेज किया, कहीं बेच दिया, ठीक है। डीलर इसे बोलते हैं बेसिकली। तो दोस्तों पहले के लिए जो भी एक्ट थे ना, वो इन हर एक पर्सन्स के लिए स्पेसिफाई थे। यानी अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आप पे ये चीज़ें लेवी होंगी, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो तो आप पे ये चीज़ें लेवी होंगी, अगर आप ट्रेडर हो तो आपको ये बातें फॉलो करनी है, ठीक है। तो यानी कि पहले के टाइम पे 1 जुलाई 17 से पहले हम इन तीनों के लिए सेपरेट चीज़ें पढ़ते थे, ठीक है। अब क्या हो गया, गवर्नमेंट ने जीएसटी जो लाए तो उसमें क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने जीएसटी के अंदर एक वर्ड यूज़ किया, क्या, सप्लायर। और उसमें क्या बोल दिया, सप्लायर का मतलब क्या बोल दिया गवर्नमेंट ने, सप्लायर मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है, सर्विस प्रोवाइडर भी और ट्रेडर भी। यानी गवर्नमेंट ने इन तीनों को ऐड कर दिया। अब हमें क्या करना है, जीएसटी में इन तीनों को एक साथ पढ़ना है। यानी जहाँ भी वर्ड सप्लायर होगा वो बातें जो भी सप्लायर के लिए लिखी गई होंगी वो सारी की सारी बातें एप्लीकेबल होंगी मैन्युफैक्चरर के लिए, सर्विस प्रोवाइडर के लिए और ट्रेडर के लिए भी। तो बहुत ही सिंपल हो गया। अब तो पहले हमें 3 चीज़ें तीनों के लिए अलग पढ़ना पड़ता था। ये सर्विस, अगर ये सेक्टर है तो क्या होगा, सॉरी गाइस, अगर ये सेक्टर होगा तो क्या होगा, एंड ये सेक्टर है तो हमें क्या फॉलो करना है। अभी हमें कुछ नहीं पढ़ना। जहाँ भी आप देखोगे एवरी सप्लायर, समझ जाना वो बातें मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सर्विस प्रोवाइडर के लिए और ट्रेडर के लिए, तीनों के लिए कही गई है, ठीक है। और एक वर्ड और पढ़ेंगे आप, सप्लाई, ठीक है। जहाँ भी वर्ड्स देखो सप्लाई, समझ जाना सप्लाई का मतलब गुड्स भी होता है, सप्लाई का मतलब सर्विस भी होता है, या बोथ, ओके। तो बहुत सिंपल सी बात है कि अभी हमने 2 वर्ड्स को फोकस करना है, सप्लायर पे और सप्लाई पे। सप्लायर मीन्स अ मैन्युफैक्चरर, अ सर्विस प्रोवाइडर और ट्रेडर, और सप्लाई का मतलब गुड्स या सर्विस या बोथ।
यानी जहाँ भी आप सप्लायर देखोगे वहाँ पे आप एज्यूम करना कि ये बातें तीनों के लिए कही गई हैं, और जहाँ भी सप्लाई वर्ड्स देखोगे वहाँ पे समझना कि ये गुड्स एंड सर्विस के लिए बातें हो रही हैं, यहाँ पे गुड्स हो या सर्विस हो। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट ने किसी के लिए अलग से रूल प्रोविजंस बनाए या नहीं बनाए हैं, वो बातें हम आगे देखेंगे, ठीक है। इन जनरल हम इन सबको एज्यूम करके चलेंगे। ओके, तो यहाँ पे लिखा है एवरी सप्लायर, मतलब क्या? सप्लायर मीन्स यानी एवरी मैन्युफैक्चरर, एवरी ट्रेडर, एवरी सर्विस प्रोवाइडर शैल बी लायबल, जिम्मेवार होंगे, टू बी रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड होने के लिए, अंडर दिस एक्ट, मतलब जीएसटी एक्ट, अंडर जीएसटी एक्ट, इन द स्टेट, उस स्टेट में, और यूनियन टेरिटरी, उस यूनियन टेरिटरी के अंदर। इस लाइन को 2 मिनट के लिए भूल जाओ, ठीक है। तो एवरी सप्लायर शैल बी लायबल, हर एक सप्लायर लायबल होगा रजिस्ट्रेशन के लिए, अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट में, इन द स्टेट, उस स्टेट में या उस यूनियन टेरिटरी के अंदर, फ्रॉम वेयर, जहाँ से, फ्रॉम वेयर मतलब जहाँ से, ही मेक्स अ टैक्सेबल सप्लाई, जहाँ से वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, ठीक है, ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, ठीक है। एक बार फिर से देख लें, वो सप्लायर, हर सप्लायर लायबल होगा रजिस्ट्रेशन के लिए इस एक्ट के अंदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी में, जहाँ से वो टैक्सेबल सप्लाई करेगा गुड्स का, सर्विस का, और दोनों का या दोनों का, अगर उसका टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर 20 लाख एक्सीड करता है, बढ़ से क्रॉस करता है। तो बहुत सिंपल है, एवरी सप्लायर शैल बी लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी फ्रॉम वेयर he makes a taxable supply of goods or services or both if his aggregate turnover in a financial year exceeds 20 लाख रुपीस। यानी जीएसटी एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हर वो कंपनी, हर वो सप्लायर लायबल होगा अगर उसका टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर के अंदर 20 लाख क्रॉस करता है। तो कहाँ पे? उस राज्य में या यूनियन टेरिटरी में जहाँ से वो सप्लाई करेगा, जहाँ से वो सप्लाई कैसी वाली करेगा दोस्तों? टैक्सेबल सप्लाई। इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि यहाँ पे बातें हो रही हैं टैक्सेबल सप्लाई की, टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है, टैक्सेबल सप्लाई। अगर आप डील करोगे नॉन टैक्सेबल में तो क्या होगा? तो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना, मतलब तो क्लियर है यहाँ पे। अगर देखो यहाँ पे ये लिखा होता ही मेक्स अ सप्लाई, तो बात समझ में आती कि ही मेक्स अ सप्लाई, तो हमें समझना पड़ता कि टैक्सेबल की नॉन टैक्सेबल। यहाँ पे एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। अगर टैक्सेबल सप्लाई करोगे तो आप लायबल होगे, वरना आप लायबल ही नहीं हो। तो अगर आप नॉन टैक्सेबल सप्लाई में डील करोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना, याद रखना, बिल्कुल नहीं करवाना, ओके। हाँ, अब बातें उनकी अगर आपके माइंड में आ रही है कि सर अगर एक पर्सन, एक सप्लायर नॉन टैक्सेबल आइटम में भी डील करता है और टैक्सेबल आइटम में भी डील करता है तो क्या होगा, ये बातें भी हम समझेंगे आगे आने वाले टाइम पे। अभी सेक्शन हमारे पास बहुत सारे बचे हैं, सब में लिखी है बातें सारी, ठीक है। तो अभी हमारा जो मतलब है वो इस डेफिनेशन को समझना, आई थिंक आप सबको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसका मैंने आपके सामने हिंदी में ऑपरेशन कर दिया है इसका। तो देखो, एवरी सप्लायर शैल बी लायबल, हर सप्लायर लायबल होगा टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, उस राज्य में या यूनियन टेरिटरी में जहाँ से वो टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ करता है। ही मेक्स हीज एग्रीगेट टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड 20 लाख रुपीज़। किसी भी सप्लायर का अगर एक फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस करता है तो उसको उस स्टेट में या उस यूनियन टेरिटरी में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, करवाना है उसको, ठीक है, जहाँ से वो सप्लाई कर रहा है। सप्लाई मतलब गुड्स या सर्विस और बोथ, ओके। तो दोस्तों यहाँ पे ना एक वर्ड आपको खतरा होगा, क्या? एग्रीगेट टर्नओवर। यानी मैंने हर एक वर्ड का मतलब बता दिया आपको, सप्लायर का, सप्लाई का, स्टेट का, यूनियन टेरिटरी का मतलब पता ही है आपको, ठीक है। इन दिस एक्ट का मतलब क्लियर हो गया आपको। बट अगेन 20 लाख भी समझ में आ गया आपको। बट एग्रीगेट टर्नओवर मतलब एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड होंगी, हम एक कंपनी का, एक सप्लायर का एग्रीगेट टर्नओवर कैसे निकालें, ठीक है। तो इसका मतलब भी आपको मैं भी समझाऊंगा, कुछ देर में समझाऊंगा। अभी ये समझो कि किसी भी सप्लायर का अगर टर्नओवर 20 लाख क्रॉस करता है तो उसको अप्लाई करना कंपलसरी है, ठीक है। फिर मैंने आपको कहा था कि एक लाइन आप 2 मिनट के लिए भूल जाओ, कौन सा? अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। अब ये क्या होते हैं देखो, तो गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया कि गवर्नमेंट ने ना कुछ स्टेट्स अलग कर दिए, कुछ स्टेट्स अलग कर दिए। कौन कौन से स्टेट्स?
ये देखो, तो हमारे सामने ये लिस्ट है 11 स्टेट्स की। अरुणाचल प्रदेश, असम, जेके, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, अगर आप इन स्टेट से सप्लाई कर रहे हो, अगर आप इन स्टेट से सप्लाई करोगे, कोई भी सप्लायर, अगर वो स्टेट्स ये वाले स्टेट्स हैं, ठीक है, वो ये 11 स्टेट्स हैं, तो आपकी लिमिट 20 लाख नहीं होगी, आपके लिए लिमिट है 10 लाख। बस ये डिफरेंस है दोस्तों। यानी हर सप्लायर के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, एग्जेम्पशन लिमिट है, वो 20 लाख है। बट अगर वो इन 11 स्टेट से सप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए लिमिट 20 लाख से घटाकर 10 लाख कर दी गई है। इनको क्या बोलते हैं, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, ठीक है। ये लिखो, पढ़ो। प्रोवाइडेड दैट वेयर सच पर्सन मेक्स टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ फ्रॉम एनी ऑफ द स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, he shall be liable to be registered if his aggregate turnover in a financial year exceeds 10 lakh rupees। ठीक है, अगर आप सप्लाईज, टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ कहाँ से करते हो, फ्रॉम एनी ऑफ द स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, तो एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख पे ही आपको अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे दो रेट गिवन है सेक्शन 22 के 1 में, क्या, एक 20 लाख और एक 10 लाख। 10 लाख किसके लिए, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए, बाकी सबके लिए 20 लाख। टैक्सेबल सप्लाई करोगे 20 लाख से ऊपर आपका टर्नओवर होता है तो आपको अप्लाई करना कंपलसरी, या फिर 10 लाख से ऊपर अप्लाई करना कंपलसरी उन कुछ स्पेसिफाइड स्टेट्स के लिए। ओके, तो आई थिंक ये फर्स्ट पॉइंट सबके लिए क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके अलावा। हाँ देखो दोस्तों, आगे ना बातें वही कि मैंने कहा था एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या होगा, अब वो समझना है हमें। तो आपको अगर किसी भी सप्लायर का एग्रीगेट टर्नओवर निकालना हो तो बहुत ही सिंपल सा गवर्नमेंट ने फॉर्मूला दे दिया इस बार, बहुत सिंपल फॉर्मूला। वो क्या, सबसे पहले तो क्या, उसकी सारी की सारी टैक्सेबल सप्लाई ऐड करो। टैक्सेबल सप्लाई मतलब वो जिन जिन गुड्स में डील करता है उन सब की टैक्सेबल सप्लाई ऐड करो। उसके साथ में ऐड करो क्या, एग्जम्प्ट सप्लाई, यानी जिन गुड्स पे टैक्स नहीं लगता उनको भी ऐड करो। ये बात खटकेगी आपको। चलो पहले आगे देखते हैं। फिर ऐड करो क्या, एक्सपोर्ट को भी, अगर आप एक्सपोर्ट भी करते हो तो उसको भी ऐड करो। फिर इंटर स्टेट सप्लाई को भी ऐड करो। तो जाके जो निकलेगा आपका, वो निकलेगा आपका क्या, एक मिनट यार, तो जो निकलेगा आपका वो निकलेगा क्या, हमारा एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर। अच्छा, पहली बात तो मुझे बिल्कुल क्लियर है कि यार टैक्सेबल सप्लाई तो ऐड होगी ही होगी, यानी जितने भी सप्लाईज करूंगा मैं, जितने भी गुड्स या सर्विस मैं दूंगा उन सबको ऐड कर दूंगा। कौन से वाले, टैक्सेबल वाले। बट यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, इसके साथ ऐड करो क्या, एग्जम्प्ट सप्लाई भी। सर वो क्यों ऐड करें, एग्जम्प्ट सप्लाई पे तो गवर्नमेंट टैक्स लेगी ही नहीं, जब वो टैक्सेबल ही नहीं है तो उसको मैं ऐड क्यों करें। तो दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया कि अगर आप टैक्सेबल ओनली एग्जम्प्ट सप्लाई में डील करते हो, अगर आप ओनली एग्जम्प्ट सप्लाई में डील करते हो, ओनली याद रखना, ठीक है, तो आपको अप्लाई नहीं करना। तब आपका टर्नओवर 20 लाख 30 लाख हो जाए तब भी आपको अप्लाई नहीं करना। अगर आप ओनली एग्जम्प्ट सप्लाईज में डील करते हो तो, बट अगर आप एग्जम्प्ट सप्लाई प्लस टैक्सेबल सप्लाई में भी डील करते हो तो आपको एग्रीगेट टर्नओवर चेक करने के लिए अपनी एग्जम्प्ट सप्लाई को भी ऐड करना कंपलसरी है ना। मान लो एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल भी देता हूं मैं आपको, देखो जैसे कि अगर मैं बात करूं मिल्क, तो जो दोस्तों मिल्क है ना वो एग्जम्प्ट है, उस पर टैक्स नहीं लगता, ठीक है। अब क्वेरी जो भी है कि कौन सा मिल्क है एग्जाम्प्ट कौन सा नहीं, दूध वाला आपने बहुत सारे सुने होंगे, जो पैक्ड मिल्क होते हैं वो एग्जाम्प्ट है, जो खुला बिकते हैं वो एग्जाम्प्ट है, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी 2 मिनट के समझो, मिल्क एग्जाम्प्ट है, मिल्क एग्जाम्प्ट है। तो अगर कोई बंदा ओनली मिल्क में डील करेगा, जैसे कि मान लो मदर डेयरी, मदर डेयरी क्या करता है, ये सिर्फ मिल्क की सप्लाई करता है, ठीक है। तो अगर ये मिल्क की सप्लाई करेगा तो इसको अपना टर्नओवर नहीं चेक करना, जो कितना भी हो जाए इसको ये एग्जाम्प्ट है, ठीक है। बट यार जो एक्चुअल में होता है मदर डेयरी, वो क्या करता है, मिल्क के अलावा
पनीर में भी डील करता है, ठीक है, कर्ड दही में भी डील करता है, ठीक है। इसके बाद मक्खन भी बेचता है, बटर। इसके बाद ये सोया चाप भी बेचता है, सफल्स के मटर बेचता है। यानी ये एग्जाम्पल डील तो करता ही करता है, साथ में ये टैक्सेबल सप्लाईज के अंदर भी डील कर रहा है और भी बहुत कुछ बेचता है ये, ठीक है। आज के लिए पिकल्स, अचार भी बेचने लग गया है। तो ध्यान रखना कि इसके पास क्या हो गया, टैक्सेबल भी है और प्लस एग्जम्प्ट भी है। तो हम इसका एग्रीगेट टर्नओवर कैसे निकालेंगे? क्या हम इसका एग्जम्प्ट वाला पार्ट छोड़ दें? नहीं, आप सभी को ऐड कर दोगे। गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, अगर आप एग्जम्प्ट प्लस टैक्सेबल सप्लाईज में डील कर रहे हो तो आप अपना एग्रीगेट टर्नओवर चेक करने के लिए हर सप्लाईज को ऐड करोगे, चाहे वो माफ़ है या माफ़ नहीं है। बस खाली टर्नओवर चेक करने के लिए। एक बार टर्नओवर क्रॉस हो गया तो क्या होगा, जो भी रेट होगा इन पे टैक्स चार्ज करने का, उसी रेट से चार्ज करोगे और इस पर कुछ चार्ज नहीं करोगे। तो टैक्स तो हमें बिल्कुल नहीं लेना। अगर आप रजिस्टर्ड हो भी गए, मान लो आपका सबका टर्नओवर चेक करने के बाद आ गया 20 लाख से ऊपर, तो टैक्स तो आपको तब भी चार्ज नहीं करना, ठीक है। मिल्क के ऊपर ये तब भी आप एग्जाम्प्ट भी बेचोगे, फुल ऐसे ही बेचोगे, बिना टैक्स के बेचोगे, बट हाँ बाकी ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने सिर्फ एग्रीगेट टर्नओवर चेक करने के लिए आपको ये क्या बोल दिया कि अपनी, अगर आप किसी एग्जम्प्ट सप्लाई के अंदर भी डील करते हो तो उसको भी ऐड कर दो टैक्सेबल सप्लाई के अंदर अपना एग्रीगेट टर्नओवर चेक करने के लिए, ओके। और अगर आप एक्सपोर्ट भी करते हो तो उसको भी ऐड कर दो। यानी टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो तो ऐड करो, एग्जम्प्ट सप्लाई भी कर रहे हो तो ऐड करो, फिर एक्सपोर्ट भी कर रहे हो तो भी ऐड करो, कोई इंटरस्टेट सप्लाई करी है, ठीक है ना, तो भी ऐड करो। और पर्सन हैविंग द सेम पैन नंबर, यानी गवर्नमेंट क्या बोलती है, अगर पैन नंबर सेम है, और पैन नंबर सेम है तो ऑब्वियसली बात है किसी कंपनी का पैन नंबर है, ठीक है। और इंटरस्टेट का मतलब क्या होता है, टू स्टेट। तो आपने किसी और राज्य में कोई सप्लाई करी है एक ही पैन नंबर को, यानी अपनी किसी ब्रांच को, अपनी किसी कंपनी को, तो उसका भी सप्लाई को ऐड कर दो इसी के अंदर एग्रीगेट टर्नओवर चेक करने के लिए। टू बी कंप्यूटेड ऑन द ऑल इंडिया बेसिस, ठीक है। यानी एक पैन के ऊपर ऑल इंडिया में जितनी ब्रांच को आपने सप्लाई करी है अपनी, उन सभी को आप ऐड कर दो एग्रीगेट टर्नओवर चेक करने के लिए। टैक्सेबल सप्लाई, एग्जम्प्ट सप्लाई, एक्सपोर्ट और इंटरस्टेट सप्लाई, ठीक है। क्लियर है बातें? फिर गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, एक्सक्लूड्स CGST, SGST, UTGST, IGST और सेस। अगर आपने ये पे कर रखा है तो उसको एक्सक्लूड कर दो, छोड़ दो, लीव। ये आपने टैक्स वाले पार्ट को ऐड नहीं करना, बाकी सभी को ऐड कर दोगे, ठीक है। जो एक्चुअल सप्लाई थी, एक्चुअल जो प्राइस था वो ऐड करोगे, टैक्स आपने CGST, SGST, UTGST, IGST एंड सेस आपने ऐड नहीं करना, ठीक है। तो फिर से मैं क्लियर करता हूँ, एग्रीगेट टर्नओवर चेक कैसे करोगे, टैक्सेबल सप्लाई प्लस एग्जम्प्ट सप्लाई प्लस एक्सपोर्ट प्लस इंटरस्टेट सप्लाई हैविंग द सेम पैन नंबर ऑन द ऑल इंडिया बेसिस, ठीक है। तो इससे आपका कितना क्या निकलेगा, एग्रीगेट टर्नओवर। अब वो चेक करो कि 20 लाख से ऊपर है या नहीं है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा इसके अंदर, GST के अंदर, ठीक है। ओके, आगे मूव करते हैं। पॉइंट 1 हमें क्लियर हो गया पूरा, हम 22 के पॉइंट 1 पे थे अभी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नंबर 2 पॉइंट देखो, सेक्शन 22 है दोस्तों, ये भी 22 सेक्शन है, सेक्शन हमारा चेंज नहीं हुआ। 22 का पॉइंट नंबर 2, एवरी पर्सन हु ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द अपॉइंटेड डे इज रजिस्टर्ड ऑन और होल्ड्स अ लाइसेंस अंडर एन एग्जिस्टिंग लॉ शैल बी लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट विथ इफेक्ट फ्रॉम द अपॉइंटेड डे। मतलब क्या, इसका बहुत ही सिंपल सा मतलब है, आप चीज़ें बहुत सुन भी रहे होगे, माइग्रेशन करा लो, ठीक है ना। यानी क्या, जो भी बंदा रजिस्टर्ड है किसी और टैक्स के अंदर, GST से पहले, यहाँ पे क्या लिखा है, अपॉइंटेड डे, मतलब क्या है, उस डेट पे, जिस डेट पे GST एप्लीकेबल हुआ था, यानी कि अपॉइंटेड डे कौन सा होगा हमारा, 1 जुलाई 2017। बहुत ही सिंपल शब्दों में सुनो, 1 जुलाई 17 से पहले अगर आप किसी और टैक्स में, लाइक किसी और एक्ट के अंदर, सर्विस टैक्स में, एक्साइज के अंदर, वैट के अंदर, CST के अंदर अगर आप रजिस्टर्ड थे, आप उन टैक्स में रजिस्टर्ड थे, तो आपको अपना टर्नओवर नहीं देखना, आपको सीधा GST के अंदर अप्लाई करना कंपलसरी। मान लो अगर हम बात करें इन सर्विस टैक्स में, तो दोस्तों क्या होता है, इन सर्विस टैक्स जो अप्लाई करने की लिमिट थी पहले, ठीक है, इन सर्विस टैक्स गवर्नमेंट ने ये कहा था, एक्ट ने ये कहा था कि अगर आपका टर्नओवर 10 लाख क्रॉस करता है तो आपको इन सर्विस टैक्स अप्लाई करना कंपलसरी, ओके, ठीक है। सर्विस टैक्स चार्ज करना कंपलसरी, अप्लाई करने को तो खाली लिमिट 9 लाख की थी,
यानी अगर आपका टर्नओवर 9 लाख क्रॉस करेगा तो आपको अप्लाई करना कंपलसरी हो जाएगा, और जैसे ही 10 लाख क्रॉस होगा तो आपको चार्ज करना भी कंपलसरी। खैर हम इस टैक्स पे फोकस नहीं करने वाले। जिसको भी ये चीज़ें मेरी समझ नहीं आती, यूट्यूब पे मेरी वीडियो पड़ी है सर्विस टैक्स की, वो देख लेना बेसिक वीडियो, तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। और तो यानी कि अगर आपका टर्नओवर किसी भी सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर का टर्नओवर 9 लाख क्रॉस करता है तो उसको इन सर्विस टैक्स अप्लाई करना, रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। चार्ज वो 10 लाख के बाद से करेगा। ठीक है, तो अप्लाई चार्ज यहाँ से करना है। ठीक है, तो क्या होता है, मान लो मेरा टर्नओवर 12 लाख हो गया, मेरा टर्नओवर 12 लाख था, मैं एक सर्विस प्रोवाइडर सेक्टर का कंपनी का बंदा हूँ, मैं सर्विस दे रहा हूँ मार्केट में। ऑब्वियस सी बात है कि 1 जुलाई से पहले मेरा टर्नओवर 12 लाख का था तो मैं इन सर्विस टैक्स रजिस्टर्ड रहा होऊंगा। ठीक है, तो मेरे पास लाइसेंस होगा, मेरे पास नंबर होगा, किसका, सर्विस टैक्स नंबर होगा मेरे पास। ठीक है, बट क्या हुआ, जैसे ही जीएसटी आया 1 जुलाई के बाद, उसने क्या बोल दिया जीएसटी ने कि अगर आपका टर्नओवर 20 लाख क्रॉस करता है तो आपको अप्लाई करना होगा। तो मेरे मन में क्वेश्चन आएगा क्या कि यार मेरा टर्नओवर तो खाली 12 लाख का है, ठीक है, तो 20 लाख टर्नओवर तो मेरा है भी नहीं, तो मैं अप्लाई क्यों करूं। तो गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया है कि अगर आप 1 जुलाई से पहले किसी और भी एग्जिस्टिंग लॉ के अंदर, यानी किसी भी टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड थे, चाहे वो एक्साइज हो, वैट हो, सीएसटी हो या फिर सर्विस टैक्स हो, तो आपको अपना टर्नओवर नहीं देखना 20 लाख से कम है ज़्यादा है, आपको सीधा अप्लाई करना कंपलसरी है। ठीक है, यानी माइग्रेशन, यानी कि माइग्रेट कर लो, चेंज कर लो, इस एक्ट में आ जाओ। किस एक्ट में, जीएसटी एक्ट के अंदर, अंडर दिस एक्ट। ओके, फिर से देखो, एवरी पर्सन हु ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द अपॉइंटेड डे, मतलब उस डेट से पहले इज रजिस्टर्ड और होल्ड अ लाइसेंस, रजिस्टर्ड था या कोई नंबर लेके, लाइसेंस नंबर लेके बैठा था, एनी एग्जिस्टिंग लॉ, किसी लॉ के अंदर, किसी पुराने एग्जिस्टिंग लॉ के अंदर, शैल बी लायबल होगा टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट विद द इफेक्ट डेट फ्रॉम, मतलब ऑब्वियस सी बात है 1 जुलाई से पहले किसी भी आप नंबर में किसी भी टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड थे तो आपको जीएसटी के अंदर अप्लाई करना होगा, और आपको अपना टर्नओवर नहीं देखना, चाहे वो 20 लाख हो, 30 लाख हो या 5 लाख हो या 2 लाख हो, आपके लिए माइग्रेशन करवाना, आपके लिए अप्लाई करना कंपलसरी है दोस्तों। ओके, तो पॉइंट हमें 2 बिल्कुल क्लियर हो गया। हमने 2 पॉइंट पढ़े हैं। एक तो क्या, जिसमें हमने समझा कि सप्लायर का अगर टर्नओवर 20 लाख होता है टैक्सेबल सप्लाईज का, अगर वो डील करता है टैक्सेबल सप्लाईज के अंदर, ठीक है, चाहे वो गुड्स या सर्विस हो, तो जैसे ही 20 लाख क्रॉस करेगा उसको अप्लाई करना कंपलसरी है उस स्टेट के अंदर जहाँ से वो सप्लाई कर रहा है। और अगर 10 लाख है तो कुछ स्टेट्स हैं उनके अंदर लिमिट है 10 लाख की आपकी। फिर हमने समझा कि यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या होता है, और फिर हम देखा, हमने पॉइंट 2 में माइग्रेशन के लिए कंपलसरी कर दिया सबके लिए, जो भी किसी पुराने एक्ट के अंदर रजिस्टर था उसको अप्लाई करना कंपलसरी है। ठीक है, ओके। अब नंबर 3 पॉइंट देखो, वेयर अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय अ टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट इज ट्रांसफर्ड whether on account of succession or otherwise to another person as a going concern, the transferee of a successor as the case may be shall be liable to be registered with the effect from the date। okay, बहुत ही सिंपल सा मतलब है इसका। ठीक है, कि अगर अपना बिजनेस ट्रांसफर कर रहे हो किसी को, अगर आप गोइंग कंसर्न टू अनदर पर्सन एज अ गोइंग कंसर्न, यानी बिजनेस चल रहा है और आगे भी चलेगा, तो अगर आप ट्रांसफर करोगे, ट्रांसफर के केस में भी अप्लाई करना कंपलसरी। ठीक है, तो जो आपका कौन, द ट्रांसफरी और द सक्सेसर, यानी जो भी ट्रांसफर है, ट्रांसफरी है आपका, एज द केस में भी शैल बी लायबल होगा किसके लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। बिजनेस ट्रांसफर कर रहे हो तो जो भी बंदा ट्रांसफरी है उसके लिए अप्लाई करना कंपलसरी है जीएसटी के अंदर, इसको भी अपना टर्नओवर नहीं देखना, सिंपल है। 4th पॉइंट देखो, यहाँ भी कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, यहाँ पे 2 बातें आपको जो समझनी है, डी मर्जर या अमेलगमेशन। ठीक है, अगर कोई कंपनी ज्वाइंट हो रही है आपस में, समझना बातों को, मान लो एक एबीसी कंपनी है और एक ओबीसी कंपनी है, इसका पैन नंबर अलग होगा, इसका भी पैन नंबर अलग होगा। ठीक है, अभी दोनों कंपनी आपस में ज्वाइंट हो रही हैं, ठीक है, मर्ज हो रही हैं आपस में, तो क्या है इस केस में कि अब इनको है अप्लाई करना भी कंपलसरी है विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑन विच द रजिस्टर ऑफ कंपनीज इशू अ सर्टिफिकेट, यानी उस डेट से लायबिलिटी आएगी इनके ऊपर जिस डेट पे इनको कंपनीज, यानी आरसी विद जिस पे रजिस्टर ऑफ कंपनीज, मतलब एमसीए की साइड से इनको, एमसीए यानी मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स के यहाँ से इनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा इनकॉर्पोरेशन का, यानी कि इनकॉर्पोरेशन का जितने को सर्टिफिकेट मिल जाएगा उस डेट पे इनको अप्लाई करना कंपलसरी है। किस केस में, डी मर्जर और अमेलगमेशन के केस में। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं, 4 पॉइंट है। नंबर 3, 4 पे इतना ध्यान देने की जरूरत भी नहीं है आपको, ये ट्रांसफरी का केस है और ये डी मर्जर का केस है। ठीक है, जो मेन बातें हैं हमारे लिए वो कौन सी हैं, नंबर 1 पॉइंट और नंबर 2 पॉइंट, जहाँ पे लिमिट 20 लाख 10 लाख की दे रखी है, और यहाँ पे माइग्रेशन का केस दे रखा है नंबर 2 के अंदर। ओके,
तो अब मैं अगली वीडियो में पढ़ाऊँगा दोस्तों आपको क्या कि हमने सेक्शन देखा था 22 कवर हो गया हमारा। अब हम ध्यान देंगे 23 सेक्शन पे, यानी पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी किन किन पर्सन को अप्लाई नहीं करना है जीएसटी के अंदर। बहुत छोटी सी बात है, ठीक है, उनको यहाँ समझेंगे। तो मेरी अगली वीडियो फॉलो करो। थैंक यू दोस्तों। और कुछ भी अगर आपको डाउट्स रहते हैं दोस्तों इस वीडियोस के अंदर भी, तो आप मुझे अपनी क्वेरी व्हाट्सएप या मेल करो, उस क्वेरी का आंसर आपको मैं वहीं पे दे दूंगा, ठीक है।